जादुई फ्रॉक और सैंडल की खेती। मायापुरी गांव में चंदा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। चंदा बहुत ही चंचल और खुशमिजाज स्वभाव की लड़की थी। वह अपनी माँ नीलम और पिता चंदन से बहुत प्यार करती थी। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल था, लेकिन ना जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लग जाती है। एक दिन वो लोग शादी अटेंड करके घर आ रहे थे कि तभी उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में चंदा और उसके पिता चंदन तो बच जाते हैं, लेकिन उसकी माँ नीलम को बहुत चोटें आती हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ उठो ना माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा माँ को बोलिए ना मुझसे बात करें। पापा, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ प्लीज वापस आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, प्लीज माँ। अब मुझे कौन अपने हाथों से खाना खिलाएगा? अब कौन मेरा ध्यान रखेगा माँ? चंदा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। चंदन अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाता है। वह अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चंदा एक ही जिद लगाकर बैठी थी, मुझे माँ वापस ला कर दो। 1 महीना हो जाता है, लेकिन चंदा के चेहरे से हंसी जैसे गायब ही हो जाती है। वह किसी से भी बात नहीं करती है, ना ही कुछ बोलती है। अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसके पिता चंदन को बहुत ही दुख होता है और वह दूसरी शादी करने का सोचता है ताकि चंदा को माँ की कमी महसूस ना हो। चंदन एक दिन ललिता नाम की एक दूसरी औरत से शादी कर लेता है। ललिता की एक पहले से ही बेटी होती है, टीना। चंदन शादी के बाद ललिता और उसकी बेटी को अपने साथ अपने घर ले आता है और अपनी बेटी से कहता है, चंदा बेटा देखो तुमसे मिलने कौन आया है। बेटा ये अब से आपकी नई माँ है और अब से यही आपका ख्याल रखेगी और आपको प्यार करेगी और साथ में आपको आपकी दोस्त जैसी प्यारी बहन भी मिली है, टीना। अब से आप दोनों एक साथ खेलना। पर पापा ये तो सौतेली माँ है ना, और सौतेली माँ तो बहुत बुरी होती है। ऐसे नहीं कहते बेटा, ये माँ बहुत अच्छी है। लेकिन चंदा मुंह लटकाकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। आप परेशान मत होइए जी, मैं देखती हूँ। और फिर ललिता चंदा के कमरे में जाती है। चंदा बेटा कैसी हो आप? कैसी भी हूँ, आपसे मतलब मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझ पे अत्याचार करने की जरूरत है। अगर आपने मुझे परेशान करने की सोची भी तो मैं आपके हाथ तोड़ दूंगी, समझ गई? मुझसे दूर रहो आप। बाप रे, अपनी माँ पर इतना गुस्सा? तुम मेरी माँ नहीं हो, सौतेली माँ हो, और सौतेली माँ बुरी होती है। अच्छा बाबा ठीक है, सुनो मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं बल्कि सगी माँ की तरह हूँ। तुम मुझे सिर्फ माँ कहकर बुलाना। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। चंदा बेटा मेरे पास आओ मेरी बच्ची। माँ सच में माँ? और फिर दोनों खुशी खुशी गले मिलते हैं। ललिता चंदा को बहुत ज्यादा प्यार करती है और कुछ ही दिनों में चंदा ललिता से पूरी तरह घुल मिल जाती है। उसे ललिता में अपनी सगी माँ सी ममता दिखाई देती है। अब ललिता अपनी बेटी टीना और चंदा को एक समान प्यार करती है। वो दोनों बहनों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती है। लेकिन कुछ ही दिनों में टीना को चंदा से बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है कि आखिर क्यों माँ चंदा को इतना प्यार कर रही है। एक दिन ललिता चंदा के लिए बहुत ही सुंदर फ्रॉक लेकर आती है, जिसे देखकर टीना कहती है, माँ मुझे धीरे धीरे अब सब समझ में आ रहा है। अब आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, सारा प्यार इस मनुष्य चंदा से करती हो। देखो तो आप इसके लिए कितना सुंदर फ्रॉक लेकर आई हो, और मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और यह चंदा की बच्ची आपकी सगी बेटी हो। टीना यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी भी चंदा और तुम में कोई फर्क नहीं किया। मैं तुम दोनों को एक समान ही प्यार करती हूँ। कल मैं तुम्हारे लिए भी तो फ्रॉक लेकर आई थी। कल चंदा के लिए नहीं मिला था, इसलिए उसके लिए आज फ्रॉक लेकर आई हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? हाँ आप मुझे प्यार नहीं करती हो, जब देखो इस चंदा के आगे पीछे घूमती रहती हो। यह सब सुनकर चंदा बोलती है, टीना मेरी बहन प्लीज माँ से इस तरह बात मत करो। तुम्हें अगर ये फ्रॉक अच्छा लग रहा है तो इसे तुम रख लो, मैं फिर कभी फ्रॉक ले लूंगी। वाह चंदा कितनी भोली बन रही है तू, जैसे कि तूने कुछ किया ही नहीं हो।
पहले मेरी माँ मुझसे कितना प्यार किया करती थी, पर जब से तुम्हारा साया हमारी जिंदगी पे पड़ा है तब से माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। इतना बोलकर टीना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ललिता अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन टीना के मन में चंदा के लिए पल रही नफरत दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। चंदा और टीना एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। एक दिन उसके कॉलेज में डांस कंपटीशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए चंदा और टीना दोनों अपना नाम दर्ज कराया, क्योंकि दोनों बहनों को डांस करना बहुत ज्यादा पसंद था। घर आकर चंदा अपने डांस की प्रैक्टिस में लग जाती है। तभी टीना उसे डांस करते हुए देख लेती है। अरे नहीं, ये चंदा की बच्ची कितना अच्छा डांस कर रही है। अगर ये कंपटीशन में डांस करेगी तो मैं कभी नहीं जीत पाऊंगी। मुझे किसी भी कीमत पर इसे उस कंपटीशन में हिस्सा लेने से रोकना होगा, तभी मैं इस कंपटीशन को जीतकर मुंबई जाने का अपना बचपन का सपना साकार कर पाऊंगी और मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद से गुजर सकती हूँ। ऐसा सोचकर टीना एक खतरनाक प्लान बनाती है और चंदा को अपने साथ घूमने के लिए ले जाती है। चंदा भी खुशी खुशी टीना के साथ घूमने चली जाती है। तभी टीना मौका देकर एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी के आगे चंदा को जोर से धक्का दे देती है, लेकिन खुशकिस्मती से चंदा दूर जाकर गिर जाती है और गलती से टीना का पैर उस कार के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से उसका दोनों पैर कट जाता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी चंदा कहती है, टीना मेरी बहन, ये सब तुम मेरे साथ करना चाहती थी ना, और देखो ये सब तुम्हारे ही साथ हो गया। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें आज कहाँ पहुँचा दिया। मैं तो कभी तुम्हें सौतेली नहीं समझी, लेकिन तुम मुझे धोखे से घूमने का बोलकर यह मेरे साथ क्या करने जा रही थी। इसके बारे में अगर माँ को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। टीना को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। वह रोते हुए चंदा से माफी मांगती है। चंदा अपनी बहन को व्हील चेयर पर बैठाकर घर ले आती है। टीना की यह हालत देखकर ललिता को भी बहुत दुख होता है। उस दिन से टीना की जिंदगी दुखों से भर जाती है। वह अब पहले की तरह कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन चंदा कहीं जा रही थी, तभी उसने गांव में कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुनी। तुम्हें पता है मोनी, नदी के पीछे जो काली पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जादुई फ्रॉक और सैंडल की खेती होती है। और माँ ये भी बता रही थी कि उस फ्रॉक को पहनने के बाद बदसूरत लड़की भी खूबसूरत लड़की में बदल जाती है, और सैंडल पहनने से जो लंगड़ा भी होता है वो चलने लगता है, और वह जादुई फ्रॉक और सैंडल की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर तो हमें उस जादुई फ्रॉक की खेती में जाकर खूब सारे फ्रॉक और सैंडल लेकर आना चाहिए, और उससे तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अरे नहीं मोहिनी, यह सब बस कहने की बात है। आज तक उस जंगल में कोई भी नहीं पहुंच पाया है, और जो गया भी है वो अब तक वापस नहीं लौटा। वह जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ बहुत सारी खतरनाक चुड़ैलें रहती हैं। मैं तो कभी वहाँ नहीं जाऊँ। दूर खड़ी चंदा गौर से उनकी बातें सुन रही थी और वह उस जंगल में जाने का सोच लेती है। अगर ये लड़कियाँ सच कह रही है तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। मैं वहाँ से अपनी बहन के लिए फ्रॉक और सैंडल लेकर जरूर आऊंगी। टीना ने जो भी गलती की है, मैं नहीं चाहती कि उसे इतनी बड़ी सजा चुकानी पड़े। अगर वहाँ जाने से मेरी बहन ठीक हो सकती है तो मैं ये खतरा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे वहाँ अकेले ही जाना होगा। यह सोचकर चंदा उस काली पहाड़ी के जंगल में चली जाती है। चलते चलते वह बहुत आगे निकल जाती है। तभी उसके सामने एक राक्षस आ जाता है। ए लड़की, तू मेरे इस खतरनाक जंगल में क्या करने आई हो? क्या तुझे किसी ने बताया नहीं यह जंगल कितना खतरनाक है? यहाँ जो भी आता है यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाता। फिर तू यहाँ क्यों खुद को मौत के मुंह में धकेलने आई हो? कहीं तू जादुई फ्रॉक और सैंडल के खेतों से फ्रॉक और सैंडल तो नहीं लेने आई है? अगर तू यहाँ फ्रॉक और सैंडल के लालच में आई हो तो तू बहुत ही गलत जगह आ गई हो। तू अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। हा 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 हा। राक्षस जी, अगर आपको मुझे मारकर खुशी मिलेगी तो आप बेशक मेरी जान ले लीजिए, लेकिन उससे पहले आप मेरी एक मदद कर दो। आप मुझे उस जादुई फ्रॉक और सैंडल के खेतों से एक फ्रॉक और सैंडल लेकर मुझे दे दो। मुझे एक बार अपनी बहन से मिल लेने दो, फिर आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। तुम पहली लड़की हो
जो यहाँ लालच से नहीं बल्कि अपनी बहन के प्यार में अंधी होकर यहाँ आई हो। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम बहुत ही नेक लड़की हो। जादुई खेत तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस जादुई फ्रॉक और सैंडल के खेत तक पहुँचाऊंगा। आओ मेरे साथ। चंदा खुशी खुशी राक्षस के साथ जादुई फ्रॉक और सैंडल की खेतों की तरफ जाने लगती है। उसे वहाँ रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ आती है वह सब राक्षस रोक लेता है और चंदा आराम से जादुई फ्रॉक और सैंडल के खेतों तक पहुँच जाती है। चंदा उस जादुई खेत में से एक फ्रॉक और एक सैंडल लेकर अपने घर वापस आ जाती है और घर आने के बाद चंदा अपनी माँ को जादुई खेत के जादुई फ्रॉक और सैंडल के बारे में बताती है। क्या चंदा मेरी बेटी, तू काली पहाड़ी वाले उस खतरनाक जंगल में गई थी? वहाँ से तो आज तक कोई भी बचकर वापस नहीं आया है। मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे, तभी मुझे इस जन्म में बेटी के रूप में तुम मिली हो। देखा टीना, जिस सौतेली बहन से तू इतनी नफरत करती थी वह आज तुम्हारे लिए मौत के मुंह से जाकर जादुई फ्रॉक और सैंडल लेकर आई है। इतना सुनकर टीना की आंखों में आंसू आ जाता है। चंदा मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। मैं स्वार्थी हो गई थी, जिस वजह से मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मैं तो तुम्हारी जान लेने जा रही थी और तुम आज ये फ्रॉक और सैंडल लाकर मुझे दोबारा से जीवन दान दे रही हो। सच में तुम बहुत महान हो मेरी बहन। मैं तुम्हारी जैसी बहन पाकर धन्य हो गई। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। टीना मेरी बहन, जो हुआ वो भूल जाओ। अब जल्दी से ये सैंडल और फ्रॉक पहन कर दिखाओ। अभी तो हमें डांस कंपटीशन में भी जाना है और साथ मिलकर खूब सारी मस्तियाँ भी करनी है। टीना जैसे ही जादुई फ्रॉक और सैंडल पहनती है वह पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। टीना को पहले की तरह ठीक देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और फिर सभी मिलजुल कर एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है अनोखा लहंगा और फेस क्रीम का जादू। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये नई कहानी। दिल्ली के एक छोटे से कॉलोनी में पिंकी अपने माता पिता के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। पिंकी के पिता कमलेश एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, कमलेश जब फैक्ट्री में काम कर रहा था तभी अचानक उसे हार्ट अटैक से कमलेश की मृत्यु हो जाती है। पिता के मृत्यु के बाद पिंकी की माँ सुशीला पूरी तरह से टूट जाती है। घर में 4 दिनों से कुछ भी नहीं बना था। मुझे हिम्मत रखना होगा, अगर मुझे कुछ हो गया फिर मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। ये सोचकर सुशीला उठती है और किचन में जाकर पिंकी के लिए खाना बनाकर लाती है। पिंकी, रोते नहीं बेटा, चलो चुप हो जाओ और ये लो खाना खा लो। माँ, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? माँ, क्या अब पिताजी कभी नहीं आएंगे? बेटा, पिताजी हमें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, वो यही है हमारे पास। वो अब आसमान में तारा बन गए हैं। वो जब चाहे तब तुम्हें और मुझे देख सकते हैं। अब चलो खाना खा लो। माँ, आप भी खाना खा लो। माँ, आपने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। फिर दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन उस मकान की मालकिन आती है। बस बहुत हो गया तुम दोनों माँ बेटी का, अब और नहीं। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो तुम दोनों यहाँ आराम से बैठी हो। 2 महीने से ज्यादा हो गया है पर अभी तक तुमने हमें किराया नहीं दिया। मालकिन, आपको तो पता ही है हमारी क्या हालत है। बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं जल्दी ही काम करके आपके सारे पैसे
से चुका दूंगी। मालकिन मुझे घर से मत निकालिए मालकिन, मुझ गरीब पर तरस खाइए। इतने दिनों से तरस ही खाती आ रही थी जो तुम्हें फ्री में रहने को दे दिया, पर अब और नहीं। जल्दी से मेरा घर खाली करो, नहीं तो धक्के मारकर बाहर कर दूंगी, समझी? अब क्या होगा माँ? अब हम कहाँ जाएंगे? पहले तो हमें पिताजी छोड़कर चले गए, अब हमारा यह घर भी नहीं रहा। तू चिंता मत कर बेटी, अभी तेरी माँ जिंदा है, चल मेरे साथ। इस तरह दोनों माँ बेटी घर को खाली करके वहाँ से चली जाती है। सुशीला घर घर जाकर काम की तलाश करती है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता है। अंत में सुशीला को एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है, लेकिन वहाँ की मालकिन बहुत ही खड़ूस थी। वह सुशीला की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बहुत ही कम तनख्वाह में उसे अपने यहाँ काम पर रख लेती है। वह सुशीला से पूरे घर का सारा काम करवाती है और रात को बचा हुआ खाना खाने को देती है और उसे सोने के लिए गंदे वाले स्टोर रूम देती है। लेकिन सुशीला बिना कुछ बोले मालकिन की सारी बात माना करती है और इस तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन, सुशीला तेरी ये बेटी फालतू में दिन भर यहाँ बैठी रहती है, इसकी वजह से तुम भी ठीक से घर के कामों में ध्यान नहीं दे पाती हो। पास ही मेरा एक ढाबा है, कल से तुम अपनी बेटी को ढाबे पर बर्तन साफ करने के लिए भेज देना। मालकिन पिंकी अभी बची है, मालकिन मैं जाकर ढाबा की साफ सफाई कर दिया करूँगी, कृपया मेरी बेटी से काम मत करवाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, तो फिर कल से तुम वही ढाबे पर काम करोगी और वहीं रहोगी, समझी? ठीक है मालकिन। अगले दिन सुशीला ढाबे पर चली जाती है। सुशीला के जाते ही इधर अकेले में मालकिन पिंकी से घर का सारा काम करवाने लगती है। ए लड़की, बैठी क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? किचन में इतने सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, चल जा, जाकर उसे साफ कर ले। पिंकी किसी तरह बर्तन साफ कर देती है। अब तो उसकी मालकिन आए दिन पिंकी से घर का कुछ न कुछ काम करवाया करती है। फिर एक दिन, पिंकी जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आ। पर मालकिन मुझे तो चाय बनाने नहीं आता है। अच्छे से जानती हूँ तेरे बहाने को, दोबारा से कुछ बनाने को ना कहूँ इसलिए नाटक कर रही है ना। जा जल्दी से चाय बना कर ले आ, वरना मार मार के घर से धक्के देकर बाहर कर दूंगी। पिंकी डरते डरते किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। तभी अचानक से चाय पिंकी के ऊपर गिर जाता है और पिंकी का पूरा चेहरा जल जाता है। तभी पिंकी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है, आह माँ बचाओ, मुझे बचाओ। अरे कमीनी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मुझे बहुत तेज जलन हो रहा है, माँ मेरी माँ को बुला दो प्लीज। जैसे ही सुशीला को पता चलता है कि उसकी बेटी जल गई है, वो भागते हुए ढाबे से घर आती है। बेटी ये तुझे क्या हो गया बेटी? माँ मैं चाय बना रही थी, तभी चाय मेरे ऊपर ही गिर गया माँ, मुझे बहुत तेज जलन हो रही है माँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना माँ। मालकिन कृपया मेरी बेटी का इलाज करवा दीजिए ना, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती, उसे बहुत दर्द हो रहा मालकिन। मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है, समझी? ये लो 500 रुपए और जा किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर इसका इलाज करवा लेना। और हाँ, अब से यहाँ काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे गवार लोग मुझे नहीं चाहिए। सुशीला अपनी बेटी को सरकारी अस्पताल में इलाज करवाती है। पिंकी ठीक तो हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर काफी दाग और धब्बे आ जाते हैं। ये शहर हम गरीब लोगों के लिए नहीं है बेटी, बेटी हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। उसके बाद सुशीला बस पकड़कर अपने गांव चली जाती है और गांव जाकर अपने भाई को सारी बातें बताती है। सुशीला का भाई राजेश गांव में अपनी पत्नी बबीता और बेटी स्वीटी के साथ रहता था। बहन, वहाँ शहर में इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अच्छा किया बहन जो तुम दोनों यहाँ आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम दोनों आराम करो। तभी सुशीला की भाभी राजेश को अपने पास बुला
बुलाकर कहती है, देखो जी, ये तुम्हारी बहन यहाँ नहीं रह सकती। पहले से हमारा इतना खर्चा है, ऊपर से अब ये और इसकी जली हुई बेटी यहाँ रहेगी तो हमारा खर्चा कितना बढ़ जाएगा। देखो, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है, इसे अभी के अभी यहाँ से भेजो, वरना मैं कल सुबह अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। तुम ये कैसी बात कह रही हो भाग्यवान? मैं रात के अंधेरे में सुशीला को कैसे जाने को कहूँ? सुबह होने दो, फिर मैं उससे बात करता हूँ। सुशीला ये सब सुन लेती है और वो रो पड़ती है। किसी भी तरह सुशीला वो रात वहीं काट लेती है, लेकिन सुबह होते ही वो अपनी बच्ची को लेकर बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। चलते चलते कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। माँ, तुम यहाँ क्यों बैठ गई? माँ, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? माँ, काश मेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। तुम बिल्कुल सही कर रही हो बेटी, लेकिन लगता है भगवान को हमसे हमारी खुशी देखी नहीं जा रही, तभी तो वो हमें और ज्यादा दुख दिए जा रहे हैं। हे ऊपर वाले, अगर मारना ही है तो एक बार में उठा लेना, क्यों ऐसे तरपा तरपा कर मार रहा है? ऐसा मत कहो माँ, पहले ही पिताजी मुझे छोड़कर जा चुके हैं, अब तुम भी चली गई तो मेरा क्या होगा? माँ, आपने कहा था कि पिताजी आसमान में तारा बनकर हमें देख रहे हैं, तो क्या वो इस वक्त भी हमें देख रहे हैं? हाँ बेटा। पिताजी, अब तो भगवान के पास हो ना, और मैंने सुना है कि भगवान जी के पास ऊपर बादलों में बहुत सारी परियां होती है और उस परियों के पास बहुत सारा जादुई शक्ति भी होती है। पिताजी, आप फिर हमारी मदद के लिए किसी परी को क्यों नहीं भेज देते हैं पिताजी? पिंकी की मासूमियत भरी बातें सुनकर सुशीला के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ से रानी परी गुजर रही थी। वो छुपकर दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन लेती है। कितनी मासूम और प्यारी बच्ची है। भगवान, तू हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करता है? लगता है अब मुझे ही इसकी मदद करनी होगी। फिर परी पिंकी के पास जाती है और बोलती है, पिंकी बेटा, मैं रानी परी हूँ। माँ, देखा, मैंने कहा था ना, पिताजी हमारी मदद के लिए परी को जरूर भेज देंगे। हाँ पिंकी बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम्हारे पिताजी ने ही भेजा है। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी के लिए ये जादुई लहंगा भिजवाया है और जादुई फेस क्रीम भी। ये दोनों चीजें जादुई हैं। तुम इस लहंगे को पहनकर जो भी कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, और ये जादुई फेस क्रीम को तुम अपने चेहरे पर लगा लोगी तो तुम्हारा ये जला हुआ चेहरा पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। क्या उन्हें दूर रहकर भी हमारी इतनी चिंता है? वो आप दोनों को उतना ही याद करते हैं जितना कि आप दोनों उन्हें याद करते हैं। अब हमेशा अपनी बेटी के साथ खुश रहना। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। पिंकी खुशी खुशी वो लहंगे को पहनकर जादुई फेस क्रीम लगा लेती है। फेस क्रीम लगाते ही पिंकी का चेहरा पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। हे जादुई लहंगे, हमें हमारे रहने के लिए एक सुंदर सा घर दिला दीजिए ना प्लीज। पिंकी के इतना बोलते ही वहाँ बहुत ही आलीशान सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है और फिर दोनों माँ बेटी उस घर के अंदर जाकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब दोनों की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। उन्हें जब भी जिस चीज की जरूरत होती है वो उस जादुई लहंगे से मांग लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल पोरो टीवी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अच्छी और मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे।